ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई सुरेखा जी बेहोश थी। उन्हें देखकर उनकी बहू हैरान हो गई। सारिका ने अपनी सासू माँ को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलवाया। तभी देखा पीछे से उसका पति खुश होता हुआ बैग पीठ पर लिए आ रहा था। जैसे ही गौरव ने पुलिस को देखा तो वह भागने लगा, लेकिन वह भाग न सका और पुलिस ने दबोच लिया और उसे सजा हो गई। बात पिछले कुछ महीने पहले की थी। चारपाई पर पड़े योगेश जी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी पत्नी सुरेखा जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोली, बेटा तू तो अपने पिताजी की हालत के बारे में जानता है। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े बस तुझे याद करते रहते हैं, तुझसे मिलने को तरस रहे हैं। हो सके तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ और बहू और पोती को भी लेते आना। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, बहुत काम है, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर जरूर आऊँगा। बेटे का यह जवाब पाकर सुरेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनका उदास चेहरा देखकर योगेश जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव आ गए। उनकी आंखों से आंसू टपककर उनके तकिए को भिगो रहे थे। 70 वर्षीय योगेश जी की कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे। बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे थे। सुरेखा जी और योगेश जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में रहते हैं। उनका बेटा गौरव, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही रहने लगा था, जहां वो अपनी पत्नी सारिका और 8 साल के बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 लोग ही रह गए थे, एक सुरेखा जी और दूसरे योगेश जी। योगेश जी के गांव में भी खेती थी, जिसके बल पर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे। माता पिता दोनों ने अपना पेट काट कर अपनी औलाद को अच्छा जीवन दिया और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह आज सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी। बड़े अरमानों के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी की थी। फिर उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिसके कारण अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए और अपनी जमीन को ठेके पर दे दिया। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत बिगड़ती गई तो पता चला कि वह इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। अब उनका पुराना मकान ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा खेत से आने वाले पैसे हासिल करने के लिए कम से कम साल में 2 बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी ज़मीन बिकी तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर उन्हें फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया करती थी। अक्सर सुरेखा जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती, परंतु वह हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर हालत ऐसी हो गई थी कि अब तो बेटे का चेहरा देखने को भी वह लोग तरस गए थे। आज जब शाम हुई तो अचानक योगेश जी ने कहा, सुरेखा जी मन बहुत मिचला रहा है। ऐसा कहते हुए उनकी सांसों की गति तेज होने लगी। यह सुनकर सुरेखा जी घबरा गईं और तुरंत अपने पति के लिए पानी को ले आईं, लेकिन आकर देखा तो योगेश जी बेसुध
हालत में पड़े थे। हाथ पाँव में जान ही नहीं रही थी। उनकी आंखें पथरा गईं और मुंह खुला का खुला था। हाथ पैर कड़े हो गए। सुरेखा जी को समझते देर न लगी कि उनके पति योगेश जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। सुरेखा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह घुटनों के बल बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। आखिर योगेश जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे के तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक आने का टाइम नहीं था। शाम तक इंतजार करती रही। सब रिश्तेदार और गांव वाले थक गए तो योगेश जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया और वहीं उनका बेटा गौरव वहीं शमशान घाट पहुंचा। अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी, लेकिन थोड़ी ही देर में बोला, मेरा काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। सुरेखा जी शांत सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। बस एक टक देखती रही। परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उनकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह बोले, माना कि तू अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो, परंतु माँ बाप के क्रियाकर्म का फल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, अब तुम्हें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। उनके जोर देने पर गौरव को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तेरहवीं करने के बाद जब वह वहाँ से वापस शहर से निकलने लगा, तब उसी गांव के सरपंच ने रोककर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ का केवल तुम ही एक सहारा हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो कौन संभालेगा। ऐसा करो, अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात सुरेखा जी की बहू सारिका को भी अच्छी लगी, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बात सुनकर गौरव बोला, लेकिन गांव की हवा और माहौल माँ के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर शहर में मेरा इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच बोले, बेटा, तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या क्या खो दिया। तुम्हारे पिताजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यहाँ ग्राम पंचायत उनकी देखभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर गौरव घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। सुरेखा जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। गौरव बहुत मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी सारिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। गांव वाले द्वारा जोर दिए जाने पर वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर में ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी थी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक विनम्र हृदय की महिला थी, जो अपनी सासू माँ की दुख भरी बात समझती थी। क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी, तो वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता
सहारा हो, परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है। इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी, परंतु अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखती थी। सुरेखा जी को बेटे के पास आए पूरे 1 महीना हो चुका था और जब गौरव ने पूरे महीने के खर्च का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, सारिका, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में अगर एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो? जो इतना बिल आया है और राशन पर भी कितना खर्चा होने लगा है, पूरे 4,000 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी सारिका बोली, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 4,000 का खर्च बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें से 2,000 गांव आने और जाने के किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वो आपकी माँ है और अब वो हमारे साथ है। तुम्हें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। दिन भर मेहनत करता हूं, तब जाकर कुछ पैसे हाथ में आते हैं और तुम लोग सारे पैसे उड़ाने में लगे हो। गौरव के चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आई थी। सुरेखा जी यह सारी की सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही ठीक नहीं थी और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर सारिका से झगड़ा करना गौरव का रोज़ का काम हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुरेखा जी की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वैसे सारिका अपनी सास का पूरा ध्यान रखती थी, परंतु गौरव को अपनी माँ से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो केवल और केवल अपने पैसों से ही पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन सारिका ने अपने पति गौरव से कहा कि माँ जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा लो। मन महसूस कर वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया और जब दवाई दिलवाकर घर पहुँचा तो दवाई को मेज़ पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, सारिका, कहाँ हो तुम? अब बहुत हो गया। मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना और इनके खर्चे उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। गौरव के इतना कहने की देर थी कि सारिका अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आश्चर्यचकित होते हुए बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? सारिका, वो मुझे सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर एक चीज़ की हद होती है बर्दाश्त की। तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं। अरे इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्चा निकल जाए। ऐसा खर्चा करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अरे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर सारिका ने गुस्से में कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ है और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ से गौरव हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही सारिका ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति को कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया है और जिसने बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया।
पाल पोस कर बड़ा किया और अब जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनकी ममता का कर्ज आप इस तरह अदा करेंगे। आप उनके बेटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु सारिका की कही गई बात का उसके पति गौरव पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह भी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे जिससे उसे अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था सारिका के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है। अब वो सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार जब अपनी माँ को दवाई दिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गया, अपनी बारी का इंतजार करते हुए डॉक्टर के केबिन में बैठा था तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसके पिता की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एक डोनर की ज़रूरत थी, परंतु उन्हें डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिन का समय था। डॉक्टर और उस व्यक्ति की सारी बातें गौरव सुन रहा था। गौरव यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपने पिता के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार था ताकि कोई उसके पिता को किडनी देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात गौरव को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। तो गौरव ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपने पिता की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी और सुलेखा जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही बेसुध रहती थी, इसलिए गौरव अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप कराना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे के ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएंगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए गौरव अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वह घर पहुंचा तो सारिका उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु सारिका ने देखा कि उसका पति गौरव उससे नज़रें चुरा रहा था। काफ़ी देर तक वह चुप रहा, परंतु जब सारिका ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ को दवाई दिलवा रहा था तो अचानक माँ सड़क की दूसरी ओर चली गई। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ी आ गई और न जाने माँ जी कहाँ चली गई। सारिका को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ जी अचानक कहाँ चली गईं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो गौरव बोला, तो मैं क्या करता, तुम्हें मालूम भी है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता। मैंने काफ़ी ढूंढा पर माँ नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सारिका ने अपनी सासू माँ की चिंता होने लगी। वह उस समय चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई होंगी। इसलिए कुछ देर उसने इंतजार किया। जब सुरेखा जी लौटकर नहीं आई तो सारिका खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और सुरेखा जी का कोई अता पता नहीं था। अब सारिका 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई सारिका यह देखकर हैरान थी
कि गौरव जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। गौरव ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि सुरेखा जी उस व्यक्ति के पिता के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो गौरव की तो खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से पागल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीरें नाचने लगी। वह विदेश घूमने के सपने लेने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 1 करोड़ देने को तैयार है। तो गौरव को तो यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान को केवल 1 करोड़ रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार की इतनी कम कीमत मैं कैसे आंक सकता हूँ। गौरव ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के कारण अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1.5 करोड़ की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1.5 करोड़ मिल जाए, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आंखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1.5 करोड़ देने के लिए भी हाँ कर दी, लेकिन सारिका आराम से बैठने वाली नहीं थी। उसका शक उसके पति गौरव की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि गौरव सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वे अपनी सास की फ़ोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गईं और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही सारिका ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई, तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर FIR करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ का इलाज चल रहा था। उधर गौरव को पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और सारिका को भी कोई न कोई झूठ बोल ही दूंगा। सुरेखा जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध न कर सकें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में सारिका कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाई मिलती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डॉक्टर भी छुट्टी पर था। सारिका ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया, तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। फिर सारिका ने अपनी सास का फ़ोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा, तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वो कुछ देर रुकी थी, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत दोनों कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी, शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। सारिका ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। सारिका को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि बहुत परेशान लग रहा था, और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। सारिका ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई, तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी और वह आदमी तो चौंक गया और हड़बड़ा गया और वे ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा।
दरअसल वह आदमी उस आदमी का छोटा बेटा था जिसे सुरेखा जी की किडनी लगाई जा रही थी। सारिका का शक अब और भी पक्का हो गया था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। सारिका के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच गई। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और सारिका पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई। परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करवा रहा था। तभी कंधे पर बैग लटकाए गौरव बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वह अमीर आदमी भी था। गौरव ने जैसे ही वहां पर सारिका और पुलिस के साथ देखा तो वह घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकी नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गई। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गई, जिसने गौरव को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब गौरव की अच्छी तरह से धुनाई की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने पैसे के मोह में माँ की ममता को भी कलंकित कर दिया था। केवल और केवल पैसे की खातिर अपनी जन्म देने वाली माँ तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक मालूम नहीं था कि इस विषय में डोनर की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर सारिका अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुरेखा जी को होश आया तो सारिका उनके गले लगकर रोने लगी। सुरेखा जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है। सुरेखा जी कराहते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। सारिका अपनी सासू माँ को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा गौरव कहाँ है। जब सुरेखा जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो अब सारिका उनसे वो सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। सुरेखा जी यह बातें जानकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस गलत रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखती तो उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। अपने इस गलत हरकत के कारण गौरव को 5 साल कैद की सज़ा मिली और वहीं डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ सुरेखा जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर सारिका ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब करनी शुरू कर दी ताकि घर का खर्चा निकाल सकें, क्योंकि वह अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब सुरेखा जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 5 साल बीतने के बाद जब गौरव घर वापस आया तो वह पहले जैसा गौरव नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। गौरव के मन से अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वह लोग अच्छे से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी कि आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। अब उनका परिवार हंसता खेलता परिवार हो
चुका था। गौरव को भी अपनी माँ से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सारिका तो वैसे भी अपनी सासू माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तो दोस्तों, सुरेखा जी के बेटे ने अपनी माँ के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।